हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और साथ ही प्रेस कीजिए बेल आइकन की घंटी को, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। आइए बात कर लेते हैं। अगर आप भी कंपटीशन में लगे हुए हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ अपने नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं और डे बाय डे आप अपने एक चैप्टर को क्लियर कर सकते हैं इसके माध्यम से। और अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कीजिए, ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय इतिहास, जो हमारा सब्जेक्ट है। और इसका जो पहला चैप्टर है दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, भारत के इतिहास के संबंध में अनेकों स्रोत उपलब्ध है और कुछ स्रोत काफ़ी विश्वसनीय व वैज्ञानिक है, अन्य मान्यताओं पर आधारित है। प्राचीन भारत के इतिहास के संबंध में जानकारी के मुख्य स्रोतों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। और यह जो 3 स्रोत है, यह निम्नलिखित इस प्रकार से इनको बांटा गया है। तो पहला जो स्रोत है दोस्तों, वो आपका है पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा जो है वो है आपका साहित्यिक स्रोत, और तीसरा है विदेशी स्रोत। तो इस प्रकार हम जो इसके 3 जो भाग बना रखे हैं, जो 3 स्रोत है, इनको मतलब स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और तो वीडियो को प्लीज़ स्किप करके ना देखें, इसको आप पूरा देखें, क्योंकि अगर आपने कहीं भी वीडियो को स्किप किया तो आप वहाँ से कुछ ना कुछ जानकारी वहाँ से आप लॉस कर दोगे। तो आइए बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत का संबंध प्राचीन अभिलेखों, सिक्कों, स्मारकों, भवनों, मूर्तियों तथा चित्रकला से है। यह साधन काफ़ी विश्वसनीय है। इन स्रोतों की सहायता से प्राचीन काल की विभिन्न मानवीय गतिविधियों की काफ़ी सटीक जानकारी मिलती है, और इन स्रोतों से किसी समय विशेष में मौजूद लोगों के रहन सहन, कला, जीवन शैली व अर्थव्यवस्था इत्यादि का ज्ञान होता है। और इनमें से अधिकतर स्रोतों का वैज्ञानिक सत्यापन किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो पहला पुरातात्विक स्रोत है, इसके बारे में विस्तार से आप लोगों को जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले अभिलेख। भारतीय इतिहास के संबंध में अभिलेखों का स्थान अति महत्वपूर्ण है। भारतीय इतिहास के बारे में प्राचीन काल के कई शासकों के अभिलेखों से काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त हुई है। यह अभिलेख पत्थर, स्तंभ, धातु की पट्टी तथा मिट्टी की वस्तुओं पर उकरे हुए प्राप्त होते हैं। और इन प्राचीन अभिलेखों के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहा जाता है, जबकि इन अभिलेखों की लिपि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र कहा जाता है, जबकि अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों का उपयोग शासकों द्वारा आमतौर पर अपने आदेशों का प्रसार करने के लिए करते थे। और अब बात करते हैं इसी प्रकार के अभिलेख मंदिर की दीवारों, स्तंभों, स्तूपों, मुहरों तथा ताम्रपत्रों इत्यादि पर प्राप्त होते हैं। यह अभिलेख अलग अलग भाषाओं में लिखे गए हैं। इनमें से प्रमुख भाषाएं संस्कृत, पाली और संस्कृत हैं। दक्षिण भारत की भी कई भाषाओं में काफ़ी अभिलेख प्राप्त हुए हैं। भारत के इतिहास के संबंध में सबसे प्राचीन अभिलेख सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। यह अभिलेख औसतन 2500 ईसा पूर्व के समय काल के हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि अभी तक डिकोड न किया जाने के कारण अभी तक इन अभिलेखों का सार अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि में प्रतीक चिन्हों का उपयोग किया गया है और अभी तक इस लिपि का डिकोड नहीं किया जा सका है। और पश्चिमी एशिया अथवा एशिया माइनर के
बोंगजकोई नामक स्थान से भी काफ़ी प्राचीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। हालांकि यह अभिलेख सिंधु घाटी सभ्यता के जितने पुराने नहीं है। बोंगजकोई से प्राप्त अभिलेख लगभग 1400 ईसा पूर्व के समय काल के हैं। इन अभिलेखों की विशेष बात यह है कि इन अभिलेखों में वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण तथा नास्ते का उल्लेख मिलता है। ईरान से भी प्राचीन अभिलेख नक्श ए रुस्तम प्राप्त हुए हैं। इन अभिलेखों में प्राचीन काल में भारत और पश्चिमी एशिया के संबंध में वर्णन मिलता है। भारत के प्राचीन इतिहास के अध्ययन में यह अभिलेख अति महत्वपूर्ण है। इसमें प्राचीन भारत की अर्थव्यवस्था, व्यापार इत्यादि के संबंध में पता चलता है। ईरान में कसाइट अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जबकि सीरिया में मितनी अभिलेख में आर्य नामों का वर्णन किया गया है। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में काफ़ी अभिलेख स्थापित किए। ब्रिटिश पुरातत्वविद जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले 1837 में अशोक के अभिलेखों को डिकोड किया। यह अभिलेख सम्राट अशोक द्वारा ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण करवाए गए थे। अभिलेख उत्कीर्ण करवाने का मुख्य उद्देश्य शासकों द्वारा अपने आदेशों को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए किया जाता था। और इसके बाद सम्राट अशोक के अतिरिक्त अन्य शासकों ने भी अभिलेख उत्कीर्ण करवाए। यह अभिलेख सम्राट द्वारा किसी क्षेत्र पर विजय अथवा अन्य महत्वपूर्ण अवसर पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। प्राचीन भारत के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख इस प्रकार है। ओडिशा के खारवेल में हाथीगुम्बा अभिलेख, रुद्रदमन द्वारा उत्कीर्ण किया गया जूनागढ़ अभिलेख, सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक में गुफा में उत्कीर्ण किया गया अभिलेख, समुद्रगुप्त का प्रयाग स्तंभ अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, यशोवर्मन का मंदसौर अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, प्रतिहार सम्राट भोज का ग्वालियर अभिलेख तथा विजय सेन का देवपाड़ा अभिलेख प्रमुख माने गए हैं। और अब बात करते हैं, अधिकतर प्राचीन अभिलेखों में प्राकृत भाषा का उपयोग किया गया है। अभिलेख सामान्यतः उस समय की प्राचीन भाषा में खुदवाए जाते थे। कई अभिलेखों में संस्कृत भाषा में भी संदेश उत्कीर्ण किए गए हैं। संस्कृत का उपयोग अभिलेखों में ईसा की दूसरी शताब्दी में दृश्यमान होता है। संस्कृत अभिलेख का प्रथम प्रमाण जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। यह अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया था। जूनागढ़ अभिलेख 150 ईस्वी में शक सम्राट रुद्रदमन द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था। रुद्रदमन का शासनकाल 135 ईस्वी से 150 ईस्वी के बीच में था। और जैसे अब बात करते हैं सिक्के। प्राचीन काल में लेन देन के लिए उपयोग की जाने वाली वस्तु विनिमय व्यवस्था के बाद सिक्के प्रचलन में आए। यह सिक्के विभिन्न धातुओं जैसे सोना, तांबा, चांदी इत्यादि से निर्मित किए जाते थे। प्राचीन भारतीय सिक्कों की एक विशेषता यह है कि इनमें अभिलेख नहीं पाए गए। आमतौर प्राचीन सिक्कों पर चिन्ह पाए गए। इस प्रकार सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। और इन सिक्कों का संबंध ईसा से पहले 5वीं सदी से है। उसके बाद सिक्कों में थोड़ा बदलाव आया। इन सिक्कों में तिथियां, राजा, देवताओं के चित्र अंकित किए जाने लगे। आहत सिक्कों के सबसे प्राचीन भंडार पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा मगध से प्राप्त हुए हैं। भारत में स्वर्ण मुद्राएं सबसे पहले हिंद यूनानी शासकों ने जारी की और इन शासकों ने सिक्कों के निर्माण में ढाई विधि का उपयोग किया।
कुषाण शासकों द्वारा जारी की गई स्वर्ण मुद्राएं सबसे अधिक शुद्ध थी, जबकि गुप्त शासकों द्वारा सबसे ज़्यादा मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। सातवाहन शासकों ने शीशे की मुद्राएं जारी की। और अब बात करते हैं साहित्यिक स्रोत। भारत के इतिहास के संदर्भ में सर्वाधिक स्रोत साहित्यिक स्रोत है। और प्राचीन काल में पुस्तकें हाथ से लिखी जाती थी। हाथ से लिखी गई इन पुस्तकों को पांडुलिपि कहा जाता है। पांडुलिपियों को ताड़पत्रों तथा भोजन पत्रों पर लिखा जाता था। और यह जो प्रथा है यह काफ़ी दिनों तक भी चली है। और इसके बाद धार्मिक साहित्य। प्राचीन भारत में भारत में प्राचीन काल में 3 मुख्य धर्मों हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म का उदय हुआ। और इन धर्मों के विस्तार के साथ साथ विभिन्न दार्शनिक विद्वानों तथा धर्माचार्यों द्वारा अनेक धार्मिक पुस्तकों की रचना की गई। इन रचनाओं में प्राचीन भारत के समाज, संस्कृति, स्थापत्य, लोगों की जीवन शैली व अर्थव्यवस्था इत्यादि के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। और धार्मिक साहित्य की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से है। हिंदू धर्म से संबंधित साहित्य। हिंदू धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। प्राचीन भारत में इसका उदय होने से प्राचीन भारतीय समाज की विस्तृत जानकारी हिंदू धर्म से संबंधित पुस्तकों में मिलती है। और हिंदू धर्म में अनेक ग्रंथ, पुस्तकें तथा महाकाव्य इत्यादि की रचना की गई है। इनमें प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं: वेद, वेदांग, उपनिषद, स्मृतियाँ, पुराण, रामायण एवं महाभारत। इनमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। और इन धार्मिक ग्रंथों से प्राचीन भारत की राज व्यवस्था, धर्म, संस्कृति तथा सामाजिक व्यवस्था की विस्तृत जानकारी मिलती है। और अब बात करते हैं वेद। हिंदू धर्म में वेद अति महत्वपूर्ण साहित्यिक है। वेद की कुल संख्या 4 है: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद। 4 वेद। ऋग्वेद विश्व की सबसे प्राचीन पुस्तकों में से एक है और इसकी रचना लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के समय काल में की गई, जबकि यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद की रचना लगभग 1000 से 500 ईसा पूर्व के समय काल में की गई। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियाँ मिलती है। यजुर्वेद का संबंध यज्ञ के नियमों तथा अन्य धार्मिक विधि विधानों से है। सामवेद का संबंध यज्ञ के मंत्रों से है, जबकि अथर्ववेद में धर्म, औषधि तथा रोग निवारण इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है। और अब बात करते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मणों का वेदों के साथ संलग्न किया गया है। ब्राह्मण वेदों के ही भाग है। प्रत्येक वेद के ब्राह्मण अलग है। यह ब्राह्मण ग्रंथ गद्य शैली में है। इनमें विभिन्न विधि विधानों तथा कर्मकांड का विस्तृत वर्णन मिलता है। ब्राह्मणों में वेदों का सार सरल शब्दों में दिया गया है। इन ब्राह्मण ग्रंथों की रचना विभिन्न ऋषियों द्वारा की गई। ऐत्रेय तथा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथों के उदाहरण हैं। जो ये ग्रंथ है ऐत्रेय तथा शतपथ, ये प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ के उदाहरण हैं। और अब बात करते हैं आरण्यक। आरण्यक शब्द अरण्य से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ वन से है। आरण्यक के धर्म ग्रंथ है जिन्हें वन में ऋषियों द्वारा लिखा गया। आरण्यक ग्रंथों में आध्यात्म तथा दर्शन का वर्णन है। इसकी विषय वस्तु काफ़ी गूढ़ है। आरण्यक की रचना ग्रंथों के बाद हुई और यह अलग अलग वेदों के साथ संलग्न है, परंतु अथर्ववेद को किसी भी आरण्यक से नहीं जोड़ा गया। और अब बात करते हैं वेदांत।
जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वेदांग वेदों के अंग। वेदांग में वेद के गूढ़ ज्ञान को सरल भाषा में लिखा गया है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद व ज्योतिष कुल 6 वेदांग हैं। और इसी तरह अब बात करते हैं उपनिषद। उपनिषदों की विषय वस्तु दार्शनिक है। यह ग्रंथों के अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों में प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आध्यात्म व दर्शन के विषय पर चर्चा की गई है। उपनिषद श्रुति धर्म ग्रंथ है। उपनिषदों में ईश्वर और आत्मा के स्वभाव और संबंध का विस्तृत वर्णन किया गया है। यह भारतीय दर्शन फिलॉसफी की प्राचीन पुस्तकों में से एक है। उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। बृहदारण्यक, कंठ, केन, ऐतरेय, ईशा, मुंडक तथा छांदोग्य प्रमुख उपनिषद हैं। और लगातार बात करते हुए बात करते हैं स्मृतियाँ। स्मृतियों में मनुष्य के जीवन के संपूर्ण कार्यों की विवेचना की गई है। इन्हें धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। ये वेदों की अपेक्षा कम जटिल है। इनमें कहानियों व उपदेशों का संकलन है। इनकी रचना सूत्रों के बाद हुई। मनु स्मृति व याज्ञवल्क्य स्मृति सबसे प्राचीन स्मृतियाँ हैं। मनु स्मृति पर मेघतिथि, गोविंदराज व कुल्लुक भट्ट ने टिप्पणी की है, जबकि याज्ञवल्क्य स्मृति पर विश्व रूप, विज्ञानेश्वर तथा अपरारक ने टिप्पणी की है। ब्रिटिश शासनकाल में बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मनु स्मृति का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया और अंग्रेजी में इसका नाम द जेंटू कोड रखा गया। आरंभ में स्मृतियाँ केवल मौखिक रूप से अग्रेषित की जाती थी। स्मृति शब्द का अर्थ स्मरण करने की शक्ति होता है। और अब बात करते हैं रामायण। रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। रचना के समय रामायण में 6000 श्लोक थे, परंतु समय के साथ साथ इसमें बढ़ोतरी होती गई। श्लोकों की संख्या बढ़कर 12000 हुई तथा उसके बाद यह संख्या 24000 तक पहुंच गई। 24000 श्लोक होने के कारण रामायण को चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। और रामायण को कुल 7 खंडों में विभाजित किया गया है, बांटा गया है, जो इस प्रकार से हैं: बालकांड, अयोध्याकांड, अरण्यकांड, किष्किंधाकांड, सुंदरकांड, युद्धकांड तथा उत्तरकांड। ये जो रामायण के 7 खंड हैं, इनको 7 खंडों में विभाजित किया गया है। और अब बात कर लेते हैं महाभारत के ऊपर। महाभारत विश्व के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक है। इसकी रचना महर्षि वेदव्यास जी ने की थी। यह एक काव्य ग्रंथ है। इसे पंचम वेद भी कहा जाता है। यह प्रसिद्ध यूनानी ग्रंथों इलियड और ओडिसी की तुलना में काफ़ी बड़ा है। रचना के समय इसमें 8800 श्लोक थे, जिस कारण इसे जय संहिता कहा जाता था। कालांतर में श्लोकों की संख्या बढ़कर 24000 हो गई, जिस कारण इसे महाभारत कहा गया। गुप्त काल में श्लोकों की संख्या 1,00,000 होने पर इसे महाभारत कहा गया। महाभारत को 18 भागों में बांटा गया है, जैसे आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रशासनिक तथा सर्वारोहण। महाभारत में न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, ज्योतिष, नीति, योग, शिल्प व खगोल विद्या इत्यादि का विस्तार से वर्णन किया गया है। और अब बात कर लेते हैं पुराण।
पुराणों में सृष्टि, प्राचीन ऋषि मुनियों व राजाओं का वर्णन मिलता है। पुराणों की कुल संख्या 8 है। प्राचीन आख्यानों का वर्णन होने से इन्हें पुराण कहा जाता है। इसकी रचना संभवतः ईसा से 5वीं शताब्दी पूर्व की गई थी। विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्रह्मांड पुराण तथा भागवत पुराण काफ़ी महत्वपूर्ण पुराण माने जाते हैं। इन पुराणों में विभिन्न राजाओं की वंशावलियों का वर्णन है। और जो 18 पुराण है, 18 भागों में जो बांटा गया है, जो 18 पुराण हैं, उनके नाम इस प्रकार से: ब्रह्मा, मार्कंडेय, स्कंद, पद्म, अग्नि, वामन, विष्णु, भविष्य, कूर्म, शिव, ब्रह्मावर्त, मत्स्य, भागवत, लिंग, गरुड़, नारद, वराह तथा ब्रह्मांड पुराण। और अब बात कर लेते हैं जो तीसरा स्रोत है, विदेशी स्रोत। विदेशी साहित्य से भी भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। यह विदेशी लेखक विदेशी राजाओं के साथ आए तथा भारत की यात्रा पर आए, जिसके उपरांत उन्होंने भारत की सामाजिक, आर्थिक तथा भौगोलिक व्यवस्था का वर्णन किया। विदेशी साहित्यिक स्रोतों को 3 भागों में बांटा जा सकता है, जो इस प्रकार से: यूनानी व रोम के लेखक, चीनी लेखक और अरबी लेखक। तो पहले हम बात कर लेते हैं रोम व यूनानी लेखक। हेरोडोटस व टीटीएस का वर्णन यूनानी लेखकों में सबसे प्राचीन है। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक का भारत और फारस के संबंधों पर प्रकाश डाला गया था। हेरोडोटस को इतिहास का पिता भी कहा जाता है। यूनानी शासक सिकंदर के साथ काफ़ी यूनानी लेखक भारत आए। इनमें नियार्कस, आनासिक्रिटस, अरिस्टोबुलस के वृत्तांत महत्वपूर्ण है। अरिस्टोबुलस ने हिस्ट्री ऑफ द वार नामक पुस्तक लिखी, जबकि आनासिक्रिटस ने सिकंदर की जीवनी लिखी। सिकंदर के बाद मैगस्थनीज, डायमेकस तथा डायनोसियस का योगदान भी महत्वपूर्ण है। मैगस्थनीज के प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में मौर्य कालीन समाज, प्रशासन व संस्कृति का वर्णन मिलता है। प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्टोरिका में भारत की वनस्पति, पशुओं तथा खनिज पदार्थों के साथ साथ भारत और इटली के मध्य व्यापारिक संबंधों का उल्लेख भी देखने को मिलता है। और टालेमी द्वारा रचित ज्योग्राफी तथा प्लूटार्क व स्ट्राबो की पुस्तकों में भी भारत के विभिन्न पहलुओं का विस्तृत वर्णन दिया गया है। और अब बात कर लेते हैं चीनी लेखक। चीनी मुख्यतः भारत में धार्मिक यात्रा के उद्देश्य से आए थे। वे मुख्यतः बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के उद्देश्य से भारत आए थे। चीन से भारत आने वाले यात्रियों में फायान, हेनशोंग तथा इत्सिंग प्रमुख है। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया। उसने अपनी पुस्तक फो क्यो की में भारतीय समाज, राजनीति तथा संस्कृति का वर्णन किया। हेनशोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। उसने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत की आर्थिक व सामाजिक स्थिति पर प्रकाश डाला। और इसी के साथ तिब्बती लेखक तारानाथ ने अपनी पुस्तक कंग्यूर तंग्यूर में भारतीय इतिहास पर प्रकाश डाला है। और इसी के साथ जो अब बात कर लेते हैं अरबी लेखक। अरबी लेखक मुस्लिम आक्रांताओं के साथ भारत आए। 8वीं शताब्दी में अरब शासकों ने भारत पर आक्रमण शुरू कर दिए थे।
अरब शासकों के साथ उनके लेखक व कवि भी भारत आए थे। 9वीं सदी में सुलेमान भारत आया और उसने पाल और प्रतिहार राजाओं के बारे में लिखा है। अलमसुदी ने राष्ट्रकूट राजाओं का वृत्तांत किया है, जबकि अल बरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीक-ए-हिंद में गुप्त काल के बाद के समाज के बारे में लिखा है, वर्णन किया है। और अंत में अब बात कर लेते हैं, कुछ पुस्तकें हैं और कुछ उनके लेखक हैं। महत्वपूर्ण जो पुस्तक है और जो लेखक हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक तरफ लेफ़्ट साइड में पुस्तक का नाम है, तो राइट साइड में जो लेखक है उसका नाम है। तो बुद्ध चरित्र जो पुस्तक है वह अश्व घोष के द्वारा लिखी गई। महाविभाषा शास्त्र के द्वारा वसुमित्र लिखी गई। कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा, मेघदूत कालिदास के द्वारा, नाट्यशास्त्र भरत मुनि के द्वारा, सूर्य सिद्धांत आर्यभट्ट के द्वारा, वृहत संहिता वराह मिहिर के द्वारा, पंचतंत्र विष्णु शर्मा के द्वारा, रत्नावली हर्षवर्धन के द्वारा, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के द्वारा, मालती माधव भवभूति के द्वारा, गीत गोविंद जयदेव के द्वारा और कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा। तो यह थी प्रमुख पुस्तकें। तो दोस्तों इसी तरीके से हर रोज़ एक नए वीडियो के साथ आपका जो संपूर्ण सिलेबस है वह कवर किया जाएगा। तो अगर प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके। तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।